मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन और महंगाई। दोस्तों, हम सभी कॉम्पिटिटिव जो भी एग्ज़ाम्स देते हैं उनके लिए ये बहुत ही आवश्यक टर्म है और ये हर परीक्षा में एक आध प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। इन्फ्लेशन क्या है, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट क्या है, टेक्निकल टर्म्स क्या है, हम सारी बातें इस वीडियो में समझेंगे। इसके अतिरिक्त दोस्तों, महंगाई एक ऐसा चैप्टर है, महंगाई एक ऐसा विषय है जो हम सभी के जीवन को कहीं ना कहीं प्रभावित अवश्य करती है। हम सभी आए दिन महंगाई से परेशान भी होते हैं। तो आखिर समझते हैं टेक्निकल टर्म में, अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स की भाषा में, कि ये महंगाई होती क्या है। तो बने रहिए हमारे वीडियो के साथ, पूरा वीडियो देखिए, आपको एक अच्छा ओवरव्यू मिल जाएगा कि ये महंगाई होती क्या है। तो आइए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। मुद्रास्फीति, देखिए महंगाई का जो टेक्निकल नाम है वो है मुद्रास्फीति हिंदी में, और अंग्रेजी में हम इसको इन्फ्लेशन कहते हैं। अब हम जानेंगे कि महंगाई होती क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम इस बात को एलाबोरेट करेंगे कि महंगाई क्या है। देखिए दोस्तों, जब पैसे की वैल्यू में कमी आ जाए, यानी कि देखिए दोस्तों, पैसे का अपना भी एक वैल्यू होता है। जो भी मनी है, मुद्रा है, उसकी अपनी एक वैल्यू होती है। आप आए दिन जीवन में भी इस बात का अनुभव कर सकते हैं कि जब आप पहले पेठिया हाट मार्केट जाते थे तो आप अगर 100 रुपये लेके जाते थे तो आपके बहुत सारे पैसे बच जाते थे सब्जी लाने में। लेकिन आज आप 100 क्या 200 या 500 भी लेके जाइए तो आपको वो कम पड़ जाएंगे, इतनी ज़्यादा कीमतें सामान की हो चुकी है। तो यानी कि मुद्रा क्या है, मुद्रा का हमेशा एक जैसा वैल्यू नहीं होता है। अगर 100 रुपया है तो 100 रुपया देखने में आपको 100 रुपया लग सकता है, लेकिन उसका जो रियल वैल्यू होता है, रियल लाइफ वैल्यू होता है, वो बढ़ता घटता रहता है। ठीक है। तो टेक्निकल टर्म में अगर हम देखें कि जब चीज़ों की कीमतें क्या होती है दोस्तों, बढ़ जाती है, और हमारे पैसे की कीमत यानी हमारे पैसे की परचेजिंग पावर क्या होती है, कम जाती है। तो यही जो प्रक्रिया है, यही जो प्रोसेस है, तो हम इसे क्या कहते हैं, महंगाई कहते हैं, इन्फ्लेशन कहते हैं, या मुद्रास्फीति कहते हैं। इसको याद रखिएगा, महंगाई, इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति, यानी कि पैसे की परचेजिंग पावर में क्या हो गई, कमी आ गई। सपोज कीजिए पहले हम अगर 100 रुपये लेके जाते थे मार्केट और हम 10 किलो सब्जी लाते थे। एक उदाहरण के लिए हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि 100 रुपये लेके जाते थे तो हम 10 केजी सब्जी लाते थे। अगर हम यही 100 रुपये अब लेके जाएं तो बमुश्किल हम 3 किलो सब्जी ला पाते हैं। सपोज कीजिए ऐसा है, तो हम क्या मानेंगे, अच्छा ये 100 दिखने में तो 100 तब भी था, 100 का नोट अब भी है, लेकिन क्या इन दोनों की वैल्यू अभी भी वही है? नहीं दोस्तों, पहले इस 100 का पावर ज़्यादा था, परचेजिंग पावर, खरीदने की जो शक्ति थी, जिसको क्रय शक्ति भी कहते हैं, खरीदने की भी शक्ति कहते हैं, या परचेजिंग पावर भी कहते हैं। तो पहले जो ये 100 रुपया था, इसका कैपेसिटी ज़्यादा था, ये 10 केजी सब्जी ला सकता था, ये 100 रुपया। लेकिन अब इस 100 रुपये की जो परचेजिंग कैपेसिटी है वो क्या हो गई, कम हो गई। अब ये केवल 3 किलो ही सब्जी ला पाता है अपने वैल्यू से। तो यानी कह सकते हैं कि पैसे के मूल्य में, वैल्यू में क्या हो गई दोस्तों, पैसे के वैल्यू में कमी हो गई। यानी कि इसकी परचेजिंग कैपेसिटी जो थी, इसमें भी क्या हो गई, कमी हो गई। यानी कि पैसा दिखता तो उतना ही है, लेकिन उसके वैल्यू में क्या हो गई, कमी। यानी कि वस्तु की कीमतें जब बढ़ती है तो हमारे पैसों की जो परचेजिंग कैपेसिटी है, परचेजिंग पावर है, क्रय शक्ति है, वो घट जाती है। और यही स्थिति क्या कहलाती है, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, या साधारण टर्म में देखें तो महंगाई कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि महंगाई के कारण क्या है। दोस्तों, हमने तो समझा कि मुद्रास्फीति, महंगाई, इन्फ्लेशन ये है, लेकिन इसके कारण आखिर क्या है। तो मुख्य जो इसके कारण है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो कारण हमने यहाँ पर लिखा है, डिमांड सप्लाई गैप। जब भी डिमांड और सप्लाई, देखिए दोस्तों, वस्तु की कीमतें कैसे निर्धारित होती है, वस्तु की जो कीमत निर्धारित होती है दोस्तों, वो डिमांड और सप्लाई का जो व्यवस्था है उसके तहत होती है। सपोज कीजिए कि अभी हमारे मार्केट में 10 कुंटल सब्जी की बिक्री होती है, ठीक है। एक अमूमन मान लेते हैं कि इस हाट की जो क्षमता है, ठीक है, वो 10 कुंटल सब्जी बेचने की है।
अगर सपोज कीजिए बाढ़ आ जाए, सुखाड़ आ जाए या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसके कारण सब्जी का उत्पादन जो है वो घट के 3 क्विंटल पर आ जाए, तो क्या होगा दोस्तों? दोस्तों अचानक से डिमांड खत्म नहीं होता है दोस्तों। अचानक से आप डिमांड को बिल्कुल खत्म तो नहीं कर सकते हैं। हमने एक एवरेज डिमांड ये बताया 10 क्विंटल सब्जी का इस पेठिया में है डिमांड, लेकिन उत्पादन कितना हो रहा है दोस्तों? 3 क्विंटल ही हो रहा है। तो अमूमन क्या होगा, अब डिमांड तो अचानक से घट नहीं सकता, तो क्या होगा कि इस चीज की, सब्जी की जो कीमत है दोस्तों, सब्जी की जो कीमत है वो क्या होगी? बढ़ जाएगी। तो ये क्या दिखाता है कि डिमांड एंड सप्लाई का ये सिस्टम से महंगाई बढ़ता या घटता है। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, डिमांड सप्लाई। इसके बीच जो गैप होता है उसी कारण महंगाई बढ़ती या घटती है। यदि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो ऑब्वियसली क्या होगा? महंगाई बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। यदि डिमांड ही कम हो जाए और सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए तो क्या होगा? अभी देखते हो कि आप बंदा गोभी या गोभी 2 रुपये किलो, 1 रुपये किलो, 3 रुपये किलो इस तरह से हो गया। वो क्यों हुआ? कि सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गया। जितना डिमांड, सपोज कीजिए 10 क्विंटल ज़रूरत थी, इस हाट की कैपेसिटी है, और यहाँ पर अगर 40 क्विंटल आ जाए सामान, ठीक है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली रेट क्या होगा? डाउन हो जाएगा। जो भी पैसा मिलता है वो बेच बाच के लोग निकलना चाहेगा। तो ये सारा खेल जो है, इसमें सबसे प्रमुख जो रोल होता है वो डिमांड सप्लाई गैप का होता है। ठीक है, आप आए दिन देखते हैं प्याज या टमाटर में काफ़ी ज़्यादा ये हो जाता है। क्यों? क्योंकि सप्लाई बहुत कम जाती है और डिमांड उस अनुरूप उतना अचानक तो डिमांड घटता नहीं है, तो क्या होता है? महंगाई बढ़ जाती है। इसमें और भी बहुत सारे। अब दोस्तों बात करते हैं कि महंगाई से आखिर बचे कैसे। तो सबसे बेहतर उपाय जो है वो बजटिंग है, कि अगर इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ रहा है, बहुत हाई रेट से बढ़ रहा है, तो बजट बनाइए अपना। ज़रूरत की चीज़ों पर ही हम खर्च करें। फिजूल खर्ची को क्या करना होगा? हमको कंट्रोल करना होगा। और जो भी लग्जरियस थिंग्स है उससे थोड़ा सा बचना होगा। हमको ज़रूरत की चीज़ों पर ही खर्च करना होगा, यानी कि बजट बनाना होगा हमको अपना प्रॉपर, तभी हम महंगाई से बच सकते हैं। दूसरा क्या है कि आपको जैसे सब्जी ही खरीदना है तो सीजन में जो चीज़ें थोड़ी सस्ती होती है उनको आप उपभोग करें। यानी उपभोग करने की आदत पे भी हमको क्या होगा? बदलाव करना होगा। ठीक है, तो सीजनल चीज़ जो सस्ता है उसको उपभोग करें थोड़ा सा। अगर प्याज हो जाए 200 रुपये, टमाटर हो जाए 200 रुपये, तो हम ये नहीं कहते तो खाना रोक देंगे। कई लोग कमेंट में कहें कि खाना सब रोक दें, नहीं, आप रोक नहीं सकते हैं, बट कंज्यूम की जो हमारा बिहेवियर है, हमारी आदत है, उसको थोड़ा सा हम नियंत्रित जरूर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल से बाहर होती है। सपोज कीजिए प्याज का क्या हो जाए, पूरा जो नासिक एरिया है, जो महाराष्ट्र का एरिया है, जहाँ से ज़्यादातर सप्लाई होती है, वो क्या हो जाए, एरिया किसी वजह से पूरा बाढ़ आ जाए या कोई सूखा पड़ जाए, तो क्या होगा? सप्लाई तो ऑटोमेटिक घट जाएगा। तो उसको तो वो तो मेरे कंट्रोल से बाहर की चीज़ है। तो हम अपने उपभोग की आदत को, बिहेवियर को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, इन्वेस्टमेंट। हमको अपने पैसे को इन्वेस्टेड भी ऐसे पोर्टफोलियो में करना पड़ेगा जो इन्फ्लेशन को बीट कर सके। सपोज कीजिए इन्फ्लेशन है 7% सालाना, 7% यानी कि महंगाई की जो दर है वो सालाना 7, यानी कि 100 रुपये का सामान जो है अगले साल 107 रुपये में मिलेगा। यानी कि 7% इन्फ्लेशन रेट का यही मतलब है महंगाई दर का। तो हमको ऐसा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा जो इस 7% के इन्फ्लेशन रेट को बीट कर सके। जैसे अगर हमने सेविंग्स में रख दिया पैसा, वो अगर हमको 4% पैसा देता है, सेविंग में रखा हुआ पैसा, तो ये बताइए कि जो हमारा 100 रुपया है वो बना हमारा 104 रुपये अगले साल, और हमको खर्च कितना करना पड़ेगा? 107। तो उल्टे हमारा पैसा -3% चला गया, -3% चला गया। यानी कि हमारा पैसा बढ़ा नहीं, उल्टे क्या हुआ दोस्तों? वो घट गया। तो हमको ऐसे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो देखने होंगे जो हमारे पैसे को इन्फ्लेशन से क्या कर सके? बीट कर सके। ठीक है, और अगर सपोज कीजिए 10% हम ऐसा पोर्टफोलियो बनाए कि 10% हमारा पैसा बढ़े, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, अब 100 रुपया जो था हमारा वो 110 हुआ। और अगर 7% महंगाई रही भी तो हमको क्या होगा? +3% का क्या हो जाएगा?
बढ़ोतरी हो जाएगा, हमारे पास हमारा पैसा बढ़ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बनाना होगा हमको जो हमारे इन्फ्लेशन को क्या कर सके, बीट कर सके। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे हम महंगाई को बीट कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजें महत्वपूर्ण। अब एग्जाम व्यू से कुछ चीजें हम आपको समझाना चाहेंगे कि एग्जाम में इस इन्फ्लेशन से थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है जिसके बारे में हम चर्चा करते हैं कि इन्फ्लेशन से किसे फायदा होता है। बोरोअर यानी कि उधार लेने वाला, यानी कर्ज लेने वाला मान सकते हैं, या कर्ज देने वाला, किसको फायदा होता है। यह प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम्स में इकोनॉमिक्स से कि यदि इन्फ्लेशन बढ़ जाए, महंगाई बढ़ जाए तो अगर सपोज कीजिए अभी 100 पर है कोई चीज और अगर वो 110 पे हो जाए तो इस कंडीशन में, यानी महंगाई कहेंगे कि 10% हो गया, इस कंडीशन में बोरोअर लेने वाला कर्जा को फायदा होगा या देने वाला को। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न का हमेशा उत्तर दीजिएगा कि कर्ज लेने वाले को फायदा होता है, कर्ज लेने वाले को फायदा होता है। याद रखिएगा दोस्तों, इस चीज को और हम अच्छे तरीके से समझते हैं। सपोज कीजिए किसी ने 10 लाख कर्ज लिया है, ये देने वाला है, ये देने वाला और ये लेने वाला है, और इसको कहा क्या कि 5% इंटरेस्ट आपको देना है साल का। अच्छा, ये अगले साल यदि इसको लौटाता है तो इसको कितना देगा, ये 10,50,000 देगा। ठीक है, क्लियर है ना दोस्तों, 10,50,000 देगा। अगर आप ध्यान से देखिए और यदि महंगाई की दर 10% हो जाए तो ये जो 50,000 इसने कमाया है, इस लेंडर ने, देने वाले ने जो 50,000 कमाया है, इसकी वास्तविक वैल्यू 50,000 अब रही ही नहीं, क्योंकि इस पैसे की वैल्यू में क्या हो गई, कमी हो गई। याद रखिएगा कि इन्फ्लेशन में क्या होता है, महंगाई में, कि पैसे के मूल्य में, पैसे के वैल्यू में क्या होती है, कमी हो जाती है। तो ये जो 50,000 इसने कमाया है, इसका वैल्यू पहले जितना नहीं है। सेकेंड, इसने जो ये 50,000 दिया है, इसका वैल्यू भी उतना नहीं है। तो इसके लिए देना आसान है, लेकिन इसको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। सेकेंडरी, 10 लाख में पहले जो ये काम जितना का कर सकता था, अब ये 10,50,000 में भी उतना का काम ये नहीं कर सकता है। इसलिए याद रखिएगा दोस्तों, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बोरोअर जो लेने वाला होता है कर्जा, वो फायदा में रहता है। यदि इन्फ्लेशन की दर बढ़ जाती है तो लेने वाला बोरोअर फायदा में रहता है। ये प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इन्फ्लेशन, महंगाई, मुद्रास्फीति से संबंधित हमने बहुत सारी बातों को कवर करने का प्रयास किया है। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आपका छोटा भाई, आपका दोस्त आपके साथ बना रहेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।